गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम मटेरियल कंट्रोल में प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से जब स्टोर से माल इशू किया जाता है तो उसका आपको प्राइसिंग करना होगा, कौन से मेथड्स आप लगाएंगे। तो थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया बहुत सारे मेथड्स हैं। याद कीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, बहुत सारे नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। आज इन स्लाइड्स में हम लेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से क्वेश्चन होता है और उसे स्टोर लेज़र में डेटा को कैसे रखा जाता है। जैसे हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होगा, यहाँ पर दोनों मेथड इसमें डालने की कोशिश करेंगे हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी बुक का है, 2019 में एमडीएस यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में आया है ये क्वेश्चन। तो आपको दे रखा है कि कोई पर्टिकुलर महीना दे दिया, जैसे यहाँ पर अगस्त दिया आपको, तो अगस्त मंथ में जो एक स्टोर है उसके अंदर जो आइटम्स आए हैं और जो इशू हुए हैं उसकी डिटेल आपके पास दे रखी है कि 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस था 500 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर टन। उसके बाद आपने रिक्वेजिशन नंबर 323 से 300 टन इशू किया है। उसके बाद 9th को फिर आपने रिसीट किया है, फिर 14th को इशू किया है, 20th को आपने माल ख़रीदा है, मतलब आया है आपके पास, हाँ ख़रीदा ही है, और 27th को आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने दोनों ही मेथड से लिया है कि अगर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से माल इशू करना हो तो किस तरह से आप इशू वाला कॉलम कंप्लीट करके स्टॉक के बारे में डिटेल देंगे, और अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड करना है तो किस तरह से आप यहाँ पर स्टोर लेज़र बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर जब प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू करते हैं तो हमें प्राइसिंग करने के लिए स्टोर्स लेज़र बनानी होती है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में सीधा सोल्यूशन है कि किस तरह से स्लाइड बनती है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ बस आपको कि ये हमारी स्लाइड है, जो आंसर की स्लाइड होगी इस तरह से हमें बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले स्टोर्स लेज़र, और कौन सा मेथड, अगर दोनों ही मेथड पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है कि पहले हम बना रहे हैं फीफो मेथड से। ये बेसिक डिटेल्स होती है जो आपको थ्योरेटिकली दिखनी होती है, क्योंकि आपको स्टोर्स लेज़र का फॉर्मेट है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो फॉर्मेट में हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, कुछ नहीं दे रखा तो डैश 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 बना दीजिए, रीऑर्डर लेवल, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कि मटेरियल का डिस्क्रिप्शन क्या है, मटेरियल का कोड नंबर क्या है, और यूनिट्स किस में है। तो जैसे यहाँ पे यूनिट हमारी मटेरियल के वेटेज की जो यूनिट है वेट करने की, वो हमारी टन्स में है, तो यहाँ पे हम टन लिख लेंगे। अब ये जो फॉर्मेट है आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट में सबसे पहले हम डेट वाला एक कॉलम बनाते हैं, जिसके अंदर जैसे इस मंथ की पूरी डेट्स हम यहाँ पर डालेंगे। डेट का ओवरऑल एक ही कॉलम बनता है, चाहे वो इशू के लिए हो चाहे रिसीट के लिए हो, दोनों के लिए ही हम एक ही कॉलम, कॉमन कॉलम बनाते हैं। उसके बाद देखिए 3 मेजर कॉलम्स है। एक है हमारा रिसीट का कॉलम, जब हम माल खरीदेंगे तो यहाँ इस कॉलम में एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर बड़ा कॉलम है वो है इशू वाला कॉलम, और जो बच जाएगा उसके लिए हम बैलेंस वाला कॉलम बनाते हैं। सबसे लास्ट वाला कॉलम आप अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं कि रेट फॉर फर्दर इशू क्या रहेगा। आप ये बनाए चाहे नहीं बनाए, आप इसको वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं, पर मेजरली रिसीट्स, इशूज़ एंड बैलेंसेस के कॉलम हमें बनाने होते हैं। अब रिसीट और इशू के जो कॉलम है उसमें भी बहुत सारे इसके सब हेड्स हैं। रिसीट वाले में देखिए एक है जीआर नंबर या एमआर नंबर, यानी गुड्स रिसीव्ड नोट। जब हम माल खरीदते हैं तो जब हमारे पास माल आता है तो हम माल की एंट्री किस पे करते हैं, या तो मटेरियल रिसीव्ड नोट या गुड्स रिसीव्ड नोट। तो यहाँ पर उसका नंबर होता है जिसे रिक्विजिशन नंबर जिसे गुड्स रिसीव नोट या मटेरियल रिसीव नोट का नंबर भी कहेंगे। तो कुछ नहीं कह रखा था, आपको डैश बनाना है, पर ये कॉलम बनाना ज़रूरी है। तो पहला कॉलम बन गया हमारा रिसीट्स वाले में, पहला जीआर या एमआर नोट नंबर। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी वो लिखेंगे, किस रेट पे हमने खरीदा, और कुल मिला के हमारा रिसीट कितना अमाउंट का हुआ। डेट वाइज एंट्री करते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से रिसीट में 4 कॉलम हो गए, गुड्स रिसीव नोट या एमआर नोट नंबर, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। और इसी तरह से हम इश्यूज़ में भी लिखते हैं। तो इश्यूज़ में हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्ट होगा हमसे मांगेगा तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेजिशन नोट आता है, मांग पत्र आता है कि हम आपसे इतना माल स्टोर में से इशू करवाना चाहते हैं। तो उसका एक नंबर होगा, क्योंकि ये इंटरनली हमारे लिए स्टोर कंट्रोल में काम आएगा ये। तो रिक्वेजिशन का नंबर सिंपली ये नंबर है, जैसे 1 2 3 4 नंबर होते हैं, ABCD नंबर होते हैं, वैसे ही एक नंबर है। तो लेकिन रिक्वेजिशन नंबर, फिर उसने कितना
माल मांगा है वो क्वांटिटी और हम इशू करेंगे तो कौन से रेट लगाएंगे। रिसीट वाले कॉलम में तो हमारे पास एक डेट पे खरीदने पे एक ही रेट होगी, लेकिन जब इशू करेंगे तो हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम को फिल करना पड़ेगा, रेट और ओवरऑल हम उसका अमाउंट निकाल देंगे। और बैलेंस जब दिखाते हैं तो बैलेंस में कितनी क्वांटिटी बची हुई है और कितने रुपए का माल बचा हुआ है, सिंपली इसे दिखाया जाता है। तो देखिए इसको भरना सीखते हैं। अगर फीफो मेथड यूज़ करते हैं तो आपने डाला August 1, पहली डेट हमारी August 1, ठीक है। 1 अगस्त को हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो उसको रिसीट वाले कॉलम में लिख देंगे, चाहे तो सीधा बैलेंस में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 500 यूनिट्स है और 10 रुपीज़ पर टन के हिसाब से है। तो आपने रिसीट साइड में लिखा और लास्ट में बैलेंस साइड में लिख दिया 500 टन्स और 5000 रुपीज़ का माल हमारे पास है। उसके बाद अब हमने 1 तारीख को जो हमारे पास माल था उसमें से ही क्या किया है, क्वेश्चन देखिएगा पीछे आपके पास है कि इसमें से 5 अगस्त को आपने 300 टन्स इशू कर दिया है। क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि किस रेट से इशू करेंगे, आपको लगाना है मेथड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं और अभी तो हमने माल खरीदा ही नहीं है, तो हमारे पास एक ही तरह का माल है 10 रुपीज़ वाला, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे फीफो हो चाहे लीफो हो, दोनों ही मेथड में 300 यूनिट्स को आपको कितने से करना है, 10 रुपीज़ से चार्ज करना है। तो 3000 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे, हमारे पास 200 यूनिट्स बच गई और 2000 रुपीज़ का माल बच गया है। उसके बाद आपने 9 अगस्त को 600 टन्स खरीदा है 11 रुपीज़ पर टन की रेट से, तो आपके पास 6600 का माल आया। आपने रिसीट वाले कॉलम में ये एंट्री डालनी है और ओवरऑल हमारे पास स्टोर में हो गया है 200 टन तो 10 रुपीज़ वाला है और 800 टन हमारा 11 रुपीज़ वाला हो गया, कुल मिला के 600 टन। तो ओवरऑल हमारे पास 800 टन हो गया है 8600 रुपीज़ का, राइट। कितनी तारीख को, 9 को। अब 9 के बाद जब हम इशू करेंगे तो ध्यान रखना है, हमने 14 को इशू किया है, 14 को माल गया है 250 टन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सही है या नहीं है वो क्लियर होगा। हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पुराना माल है वो सबसे पहले ख़त्म होगा। तो पुराना माल में से देखिए हमारे पास 500 टन था, हमने 300 टन इशू कर दिया था, राइट। 5 को हमने 300 टन इशू कर दिया, तो हमारे पास अब 10 रुपीज़ वाला 200 टन बचा हुआ है। तो जब हम यहाँ देखिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि 14 को जब इशू करते हैं तो 200 टन्स की तो हम रेट लगाएंगे 10 रुपये पर टन के हिसाब से, लेकिन अब 200 जो 10 रुपीज़ वाला है वो माल ख़त्म हो गया है, तो फर्दर जो हमारा परचेज था वो 11 रुपीज़ की रेट का था, तो 50 यूनिट्स को हम चार्ज कर रहे हैं 11 रुपीज़ की रेट से। तो ओवरऑल हमारे पास 250 यूनिट्स के लिए हमारे पास 2550 रुपीज़ चार्ज करेंगे और बैलेंस में हमारे पास सिर्फ 11 रुपये वाला माल रह जाएगा 14 को, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ फीफो मेथड है इसलिए ऐसा कि अगर लीफो होता तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर 20 तारीख को हमने माल खरीद लिया है 100 टन्स और 12 रुपये की रेट से आया है, ठीक है, हो गया हमारे पास क्लियर। अब उसके बाद फिर हमने 27 को इशू किया है 400 टन्स, लेकिन 27 को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि फीफो मेथड है। फीफो में अभी हमारे पास कितना बचा हुआ था, हमारे पास जो 600 टन खरीदा था उसमें से सिर्फ 50 टन ही तो हमने इशू किया है, तो 550 टन रखा हुआ है। 550 टन में से हम सिर्फ 400 टन ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो 12 रुपये वाली रेट है उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 400 टन को हम 11 रुपये की रेट से इशू कर देंगे तो 4400 रुपीज़ का वो इशू हो गया है। तो हमारे पास अब जो स्टोर में बचेगा वो होगा 150 टन, तो 11 रुपये वाला बचा हुआ है, 100 टन 12 रुपये वाला बचा हुआ है और बैलेंस में हम ओवरऑल 250 टन शो करेंगे जो हमारा 2850 रुपीज़ का हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम स्टोर लेज़र प्रिपेयर करते हैं तो ऊपर जो हमारा मेथड है ये फर्स्ट मेथड है फीफो मेथड से। इस क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिएगा या बुक खरीद रखिए, तो जेकेपी बुक का है ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा 2019 के पेपर में से। तो इस तरह से हम फीफो मेथड से निकाल लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर लीफो मेथड से करना होता तो बाकी सारा डिटेल तो वैसे के वैसे आपको फॉर्मेट तो वही बनाना है, ओपनिंग बैलेंस भी आपको उतार के लाना है वही 500 टन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर यूनिट 5000 रुपीज़। फिर जो फर्स्ट इशू किया उसमें कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि माल और आया ही नहीं है, तो 300 टन तो हमारा 10 रुपीज़ का हो गया, 3000 रुपीज़ का हो गया। फिर हमने 600 टन खरीदा था 11 रुपये वाला। अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे ही हम 14 को माल इशू करेंगे तो 14 को हम वहाँ तो कर रहे थे दो अलग अलग रेट यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमारे पास पुराना माल ख़त्म हो रहा था। तो यहाँ पर लेकिन जब हम लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, आपके पास दो तरह का माल है, 500 टन था उसमें से 300 चला गया, तो 200 टन 10 रुपीज़ वाला है वो पुराना है, और फिर आपने परचेज़ किया न्यू परचेज 600 टन का है, तो लास्ट में से खरीदे हुए में से पहले इशू करते हैं, इसीलिए इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। तो 600 में से हमारा 250 टन इशू हो जाएगा, तो इस पर एक
की रेट लगेगी 11 रुपीज़ की रेट, तो इस तरह से 250 टन्स को 11 रुपीज़ की रेट से हम चार्ज कर लेंगे, 2750 हो जाएगा। उसके बाद हमने 100 टन्स खरीदा है, ठीक है, 100 टन्स खरीद लिया हमने 20th को, लेकिन जब हम 27th को इशू करेंगे तो 27th को हम फिर हमारे पास नया माल आ गया 12 रुपये वाला। तो जब हम इशू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम वही मतलब इशू करने वाली डेट पर जितना भी माल खरीदा हुआ है उसे नीचे से ऊपर की तरफ ख़त्म करते चले जाइए। सबसे आसान है इसको करने के लिए, समझने के लिए। तो 100 टन्स को तो 12 रुपीज़ की रेट से इशू करना है, राइट। फिर लास्ट वाला ख़त्म हो गया तो कौन सा बचा हुआ था, अभी 11 वाला भी बचा हुआ था। तो 11 रुपीज़ में से हम निकाल देंगे 300 टन्स 11 रुपीज़ वाला लगा देंगे, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 250 टन्स बच जाता है। बचेगा तो क्वांटिटी तो दोनों मेथड में सेम बचेगी, और यहाँ पे जो वैल्यूएशन होगा उसमें से 200 टन्स का तो 10 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यूएशन होगा और 50 टन्स का 11 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। तो जो फीफो मेथड था उसमें स्टॉक का वैल्यूएशन आ रहा था 28। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक बताइए, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक हो जाएगा, अगर फीफो मेथड होता तो पहले वाली स्लाइड देखेगा, वहाँ आएगा 150 टन्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज़ पर यूनिट एंड 100 टन्स एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 2850। जबकि अगर लीफो मेथड यूज़ करते हैं तो स्टॉक हमारे पास, क्योंकि पुरानी रेट पे बचता है, पुरानी रेट पे ज़्यादा वाला माल बचता है, तो यहाँ वैल्यू कम बच जाएगी। 200 टन्स तो 10 रुपीज़ वाला है और 50 टन्स 11 रुपीज़ वाला है, तो 2550 हमारा वैल्यू हो जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। थैंक यू।